वेलकम बैक। और बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ उस फैमिली की बात को सुन के, और बहुत ज़्यादा मेरा दिल, सच बता रही हूँ, मैं इस तरह के लोगों को देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरी कोई एक्टिंग नहीं है, ना मुझे कोई ज़रूरत है कि मैं दो आंसू बहा के आप लोगों की कोई संपत्ति या किसी की भी मैं लेना चाहती हूँ। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हकीकतन मुझे बहुत तकलीफ होती है किसी को भी इस तरह रोते हुए देख के। वो चाहे सच रो रहा हो या वो झूठ रो रहा हो, लेकिन उसका दुख सुन के मुझे अपना दर्द लगने लगता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में एक तो महंगाई ने सबको परेशान करा हुआ है, फिर महंगाई के साथ साथ जब बंदा खाने पीने के लिए भी तकलीफ में आ जाता है ना, दूसरी आसाइशों को, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर साइड में भी कर दो और अपने खाने पीने के लिए भी उसको दुख, और सबसे बड़ा दुख अपने खून के रिश्तों से हो, अपने बेटे से दुख हो, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का अमल है। अल्लाह ताला उन माँ बाप को भी सब्र अता करे, अल्लाह ताला उस औलाद को भी हिदायत दे, क्योंकि ये उनकी आखिरत का सामान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है, मेरी बहुत फेवरेट, बहुत ज़्यादा मुझे दिल से इनसे प्यार है। जब मैं इनसे मिली हूँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है, इनकी बातें बहुत अच्छी होती है, ये बात समझाती बहुत अच्छा है। और हमेशा अगर आप जैसे अपना दुख किसी को बोलते हैं और वो दो मिर्चें लगा के बोलता है हाँ हाँ तुम सही हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये वो वाली टाइप की नहीं है। आप जब भी इनको अपना दुख सुनाएंगे कहेंगी कुछ नहीं होता, जाओ और जाके अपना घर संभालो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा कि आजकल जो ये तलाक की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं अपनी इन मेहमान से पता करूं कि ये मामला क्यों है, क्यों इन्होंने उन लड़कियों को डांटा नहीं था। मेरे साथ आप सबकी भी फेवरेट मौजूद हैं, मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी तबीयत कैसी है? मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब तो थी। मेरी बहुत अप एंड डाउन रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं चल सकती हूँ, खड़े होकर खाना पका सकती हूँ, खड़े होकर कपड़े भी धो लेती हूँ, जाले वाले ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। माशाल्लाह से मिसेस खान शुरू से ही बहुत एक्टिव रही हैं हमारे साथ, हर सोशल एक्टिविटीज़ में साथ साथ रहती नहीं, दूसरी शादियों की कैंपेन में भी बहुत आगे आगे रहती नहीं। उसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है समीना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। समीना काशिफ जो है एक बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। ये एक वक्त में 25 से 30 खाने हंसते हंसते चुटकियों में बना लेती हैं, चुटकी बचती नहीं है। और हमेशा मेरे मुंह से कुछ गलत लफ्ज़ निकलते हैं, भाई माजरत चाहती हूँ मैं, कि चुटकी बचती नहीं है, इनका खाना तैयार हो जाता है। और समीना काशिफ के साथ साथ जो इनकी भाभी अंबर है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है खाने बनाने में। और सबसे पहले थैंक यू सो मच अंबर भाभी, ये सूट मुझे गिफ्ट करने के लिए। उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि आज शो में तो मेरा सूट पहन के जाओगी, तो मैं पहन के आई हूँ। और समीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सभी। और क्या चल रहा है, कैसे जा रहे हैं रमजान? क्या क्या आपने मजे मजे के खाने बनाए अब तक? अभी तो सेकंड डे ही हुआ है, लेकिन आपको पता है फरमाइशें तो चलती रहती हैं। बिल्कुल। तो वो फरमाइशें भी चल रही हैं, ऑर्डर्स भी चल तो रहे हैं। मेरी टीम और मैं, हम सब कब आए आपके पास इफ्तार पे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब कहें मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा था, आपको इफ्तार किया, डिनर भी करवाऊंगे साथ साथ। अच्छा मिसेस खान, मुझे ये बताएं, आजकल मैं एक लड़कियों में एक रुझान देख रही हूँ कि उनकी मंगनियां 2-2, 3-3, 4-4 साल रह के टूट रही हैं। ठीक है, वजह ये बन रही है कि लड़के मुझे टाइम नहीं देते। लड़के क्या टाइम दें? क्या ऐसी वो उनको जिम्मेदारी उन पे बनती है कि वो टाइम दें और अपनी मंगनियों को 5 साल बाद तोड़ने से बचाने के लिए 24 घंटे लड़कियां लेके घूमते रहे? अच्छा, अब मैं इस पे ये एक बात करूँगी कि मंगनी एक तो लंबी नहीं चलनी चाहिए। सही। क्योंकि कोई ना कोई वजह हो जाती है कि लड़की जो है तोड़ देती है, फेड अप हो जाती है वो बातों में। और इतनी वो लोग घर की बातें करते हैं तो उनको इन एंड आउट जो शादी के बाद बाज बातें पता होनी चाहिए, वो उनको इनसाइड स्टोरीज पता होती हैं, सब पता और होती है। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो मंगनी टूट जाती है। एंड सेकेंडली वो चाहती हैं, अब अगर वो ऑफिस में भी बैठा हो और उसको 2 सेकंड भी मिले तो वो टेलीफोन मिलाए और लड़की से बात करे। भाई उसका बॉस देख रहा है, उसकी सराउंडिंग में क्या हालात जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझती हैं? क्या वो हर वक्त फोन पे ही बैठा रहे, या घर में आए तो अम्मा को सलाम भी ना करे, घर में एंटर होते ही वो लड़की से बात करना शुरू कर दे? ये क्या तरीके है? अच्छा, जैसे ये जो लड़कियां हैं अभी 30-30 साल की हो गई, या जैसे 32 साल 35 साल की हो जाती है, तो ये इनके रिश्ते अगर नहीं होते या रिश्ते हो के टूट रहे, तो इसमें ज्यादा कसूर माँ बाप का है या बच्चियों का है? दोनों का। दोनों का। देखिए, पहले हम लोग अपनी माँ बाप की बात सुनते थे, हम डरते थे, हम तो वो पीटीसीएल फोन भी नहीं उनके सामने उठाते थे। बिल्कुल सही बात या है। माँ से उठाती थी या भाई, अगर वो नहीं होते थे तो हम उठाते थे। अब ये है कि उनके हाथ में तो इतने बड़े बड़े फोन्स हैं,
वो तो देखो चादर ओढ़े हुए तब भी फोन कर रही हूँ, माँ को प्रिटेंड करती हैं कि हम सो रहे हैं, माँ कहती है जाओ सो जाओ, वो अंदर नहीं, बैठे आजकल हुए। की तो माओ को पता होता है कि बात करने का टाइम है, अभी तो बेटी को छोड़ दो, वही बात कर रही है। हाँ। अब तो माओ का ये, अब माएँ तो इतनी आगे निकल गई हैं। हाँ बिल्कुल, माएँ भी चाहती हैं कि तुम बात करती हो तो करती रहो, तो ये तो स्पॉइल कर रही हैं। देखे ना आप किस कदर घर की बातें उनको बता रहे, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, क्या कब उठे, कब बैठे, सारे उनकी घर की। देखे ये राजदारी की बात होती है, बिल्कुल। हर बात ससुराल में नहीं जानी चाहिए। क्या पकाया, क्या खाया, क्या दिया, क्या गिफ्ट आया, क्या गिफ्ट दिया, ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल बातें होती अच्छा, हैं। फिर मिसेस खान मेरे हिसाब से ना वो चीजें नई भी नहीं रहती। जब आप उस घर की हर बात को जान जाते हो तो उस घर में जाके घर आपको में हाँ, चार्म ही नहीं नजर आता, चार्म नजर नहीं आता, है ना। बिल्कुल नजर आपने नहीं आता। दो चार चीजें, दो चार बातें जो सीखनी होती हैं, आपको पता होता है आपकी माँ का मूड कैसा, आप पहले से कह देती हैं हाँ तुम्हारी अम्मा को तो मेरा सूट पसंद नहीं आया होगा, या तुमने मुझे सूट दिया, मेरी अम्मा को पसंद नहीं आया, मुझे फट से मुंह पे पहले कहते थे नहीं ये ससुराल से आया, ये अंदर ही बात अंदर रखो, बात। चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, हम बेटा तुम्हें दूसरा नहीं, बना अब तो देंगे। एक मिसेस और खान- चाहे पसंद आए या ना आए, बेटा तुम उनको खुश करने के लिए वो आएंगे, पहन लो। नहीं, लड़कियां तो मुंह सुजाकर इतना कुप्पा मुंह बनाकर बैठेंगी कि है ये सूट कैसे अच्छा, आए। आपने ये आप नोट करें मिसेस समीना काशा, आपने ये नोट करी बात कि अब लोगों में ये हो गया कि शॉपिंग के लिए लड़की साथ जरूर जाती। मेरी शादी हुई, मेरे कपड़े आए, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था कि कब मेरा शरारा कैसा है, बस जिस दिन दुल्हन बनने जाए थे शरारा हाथ में आया तो ये शरारा। आजकल तो शॉपिंग भी लड़कियां साथ जाके ही करती हैं। बिल्कुल ही ससुर साथ साथ वजह के इसलिए चले है आते ना हैं। कि हम इसे साथ ले जाना पसंद कर रहे होते कि ऐसा ना हो हमारे पैसे जाया जाए, हम अपनी मर्जी से चीज दे दें और लड़की ना पहने, तो वो भी ये होता है कि अफसोस हो रहा होता है यार, पर ये इतने गलत पैसे है। खर्च किए और नहीं, फायदा भी कुछ देखो नहीं एक हुआ। बात बताऊं, लड़कियां भी इतनी बेवकूफ और बेवफा होती हैं और उनमें इतना सेंस नहीं होता कि आप ये देखें कि अगले की पॉकेट क्या होगी, बिल्कुल। अगले की इनकम क्या होगी, आप उस लिहाज से खरीदें। आप लाखों के जोड़े 2 घंटे के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी है तो खरीदने की। सही बात है। आप एक 40-50 हजार का आप देखें, आप अपनी नजरें खोलें, आप बार्गेन करें, वही लाख का जोड़ा आपको वो 40,000 में दे देगा, मैं करवा के दे दूंगी। ये इतना मार्जिन होता है इनके सही पास। बात है। सही तो बात। आप लेकिन अच्छी अगर वही लाख का जोड़ा आप उन्हें 40 का दिला देंगी ना मिसेस खान, तो उन्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वो भरम नहीं रहेंगे ना कि मैंने लाख रुपए का जोड़ा पहना था, जबकि पहन के उसको उन्होंने दूसरे मिनट बाद देखना भी नहीं है। हाँ। तो अभी वो कंपटीशन में मारी जाती हैं आजकल कंपटीशन में मारी जा लड़कियां। रही हैं। हो वो डिजाइनर से, डिजाइनर क्या है, हमारे जैसा दिमाग है, तुम डिजाइनर बन जाओ। जरा सोचो, 2-4 जगह जाओ, तुम भी डिजाइनर 2-4 जगह जाके बन जाओगी, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा बना देंगे, ज्यादा खूबसूरत होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ये कलर्स में ले लेंगे, इस तरह गोटा लगा देंगे। बल्कि गोटे वाले गरारे ज्यादा खूबसूरत होते थे। चटापटी के गरारा में मुझे मिला था जहेज में, वो भी बड़ा खूबसूरत होता था। पुरानी चीजें बड़ी बूढ़ियां बैठकर घर में गरारे काटा करती थी और उनसे कटवाए जाते थे, और वो देखें कितने अभी आपने देखा नहीं, दोबारा वो फैशन आ गया, जो पहले छोटी कमीज पहनते थे, बड़े पांचे, और वो शलवार जो होती थी क्या कहलाती है आजकल, बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो कौन सा शलवार है। हाँ, तो आजकल वो दोबारा से फैशन आ गया और उन पे काम हो रहा है, और काम हो दुपट्टे रहा है। पे, और सादी कमीज। अब वो अभी ईद पे जो जितना ज्यादा लोगों का वो ध्यान है कि हम ये वाला सूट बनाएंगे, तो वो वही चल रहा है, वो शॉर्ट पाइचे हैं उसके और छोटी कमीज है, तो वो पहनना उन्होंने वही है। लेकिन अब वो क्या हो गया, वही पुराने कपड़े अगर आप मशवरा दें तो वो उन्हें पुराने लगेंगे, और वही जाके किसी मॉल में से वो लेंगे तो वो कहेंगे डिजाइनर का सूट हो गया। डिजाइनर भी पुराने ही फैशन को घुमा के आगे लेकर आ रहे हैं, उनके पास कोई डिजाइन है ही नहीं। क्या डिजाइन है डिजाइनर्स के पास? लंबी कमीज का एकदम फैशन आता है, फिर कमीज छोटी हो जाती है, फिर छोटी कमीज का आता है, फिर लंबी हो जाती है, यही चल रहा है। यही तो चल रहा है, लड़कियां और पैसा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट कर रही और हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है। आपके अमेरिका और कनाडा से अगर मेहमान आते होंगे, जब वो बाजारों में जाते होंगे और जब वो हमारे कपड़े देखते हैं, हमारे जूते देखते हैं, हमारी लिपस्टिक्स की लाइंस देखते हैं, हमारी जूतों की लाइंस और कपड़े हैंग हुए हुए, कहते हैं आर यू आंटी लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री? वी यूज्ड टू थिंक पाकिस्तान तो बहुत ही ऐसा वैसा है और बड़ा गंदा है, वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है, रोड्स खराब है, लोग बिल्कुल ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते,
चोर बाजारी है, लुटेरापन है, पर्सेस छिन जाते हैं. एंड द स्टाइल्स यू हैव, ओ माय गॉड, द हाउसेस यू हैव, द लग्जरी हाउसेस, और आप लोग कितने कितने खाने रख रहे हैं. ये आप क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वे हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड इट्स ट्रू. हमारा ज्यादा पैसा इसी पे वेस्ट होता है, हमारी इन्हीं चीजों औरतों में की होता है। कपड़ों में, हमारे हाँ। औरतों की मेकअप में, हमारे औरतों के कहते हैं इतने इतने पर्सेस पुप्पो आपके पास. अच्छा, अब उनको क्या पता, पुप्पो टीवी पे भी जाती है तो बिल्कुल। ले जाना पड़ता ले है. जाना पड़ता है। तो आई वाज शॉक. कहते हैं हमारे पास तो 2-3 पर्सेस ज्यादा नहीं होते, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन. तो हम तो इसी में चलाते वो सब पे चल जाते हैं। 2-3-4 पैंट्स होंगी, 4-5 टॉप्स होंगे, या ज्यादा अगर कोई पार्टी आ गई तो जरा चमकीला सा टॉप्स खरीद लेंगी, बस दैट्स ऑल. वो उनका पूरा वेयर फैशन हो कर लिया गया उन्होंने, हाँ। तो वो तो बहुत सादगी पसंद है, जब भी तो उनके मुल्क आगे जा रहे हैं. अब हमारे यहाँ पहले जैसे शादियां होती थी, अब शादी जैसे किसी बच्ची की होती थी तो ये रिश्ता करा 2 लाख 4 लाख. आजकल आपको पता है शादी का बजट कहाँ जा रहा है? 25 लाख 30 लाख. बच्चियां कम अज कम, जिसमें आप चीजें लिमिटेड कर रहे हैं. हाँ तो भाई, अब आप 50-60 लोग देखकर जाए, लड़की वाले 50-60 लोग, बहन भाई और रिश्तेदार वगैरह दूर परे के छोड़ो, खाला फूफी मामू और बच्चे और माँ बाप, इनको ले जाओ भाई. उनको बाद में कभी खाना वाना खिला देना, और सादगी से शादी करो ताकि ना उन पे बर्डन पड़े ना आप पे बर्डन पड़े. ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ले जाओ अगर बहुत बड़ी फैमिली है. इससे ज्यादा लोग मत लेकर जाओ. ऐसा करो कि वो आपके घर में अकोमोडेट हो जाए, गार्डन में हो जाए या किसी तरह. और इतने बड़े लाखों के हॉल्स क्या लेने की जरूरत है, नहीं, मगर लाखों के गार्डन्स क्या लेने की जरूरत है. मिसेस खान मुझे बताएं कि जो आजकल ये तलाक की जो शरह बढ़ रही है, मैं असल अपनी बात पे आती हूँ कि जो तलाक की शरह बढ़ रही है कि लड़कियों की ख्वाहिशात पे, इस शरह को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? किस तरह लड़कियों को पुराने वक्तों के तरीके तौर तरीकों से समझा के लेके जाया जा सकता है? उसमें माओ को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए जिससे उनकी बेटियां संभले और अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालें? अब जैसे एक मिसाल की बात, ये समीना काशिफ है हमारी, और ये अकेले अपने घर को जिस तरह स्ट्रगल कर रही हैं. आप कुकिंग भी करती हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवर भी करती हैं, शोज में जाके कुकिंग भी करती हैं, उसके अलावा मैच मेकिंग भी करती हैं, और डिजाइनर्स के तौर पे कपड़े भी डिजाइन करके लोगों को देती हैं. तो मतलब अपने आप को इन्होंने वक्त के साथ ढाल दिया. तो जाहिर है मिसेस खान, आपने भी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफें देखी होंगी. एकदम तो नहीं आप आके टीवी पे बैठ गई, या आपने बहुत लग्जरी लाइफ देखी हो, आपने भी बहुत सारी बातें सुनी भी होंगी, बर्दाश्त भी की होंगी. हर औरत करती है. आजकल औरतों में नहीं है. नहीं है तो फिर उनका डाउनफॉल भी इमीडिएटली हो जाता है. देखिए आपकी उनकी तलाकें भी इमीडिएटली होती है. पहले कहा जाता था, ये नहीं कहा जाता था कि मार पीट कर बिल्कुल मर के आओ. कहावत थी कि बेटा अब तुम्हारा जनाजा भी उसी घर से जाएगा. बिल्कुल. तुम्हें हम ब्याह तो रहे हैं, बिल्कुल. लेकिन अब आपका जनाजा भी खुशी होगी कि उसी घर से जाए. ये ना हो कि तुम रोती पीटती आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ. देखो, दुख तकलीफें तो जिंदगी के साथ है. सही बात है. और वो आपको काटना पड़ेगी. शाबाश है उस औरत पर जिसने अपने बच्चों के साथ मेहनत की, जिसने अपने बच्चों के साथ अपने ही घर में बैठकर दाल चटनी रोटी खाई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको कुछ बनाया. देखें, ये मुश्किल से ही बच्चे बनते हैं. ऐसे नहीं बच्चे कि आप उनको बर्गर भी खिला रहे, आ रहा है दरवाजे पर वो अपना डिलीवरी वाला और आप खिला रहे. ये डिलीवरी वालों ने तो सत्यानाश कर दिया. कहाँ से? और बच्चे भी डाइट कर देते हैं और हजारों के बिल आते हैं. क्या पता हमारी इनकम इतनी है. हमारी तो इनकम डाउन से डाउन जा रही है. हम गरीब से गरीब यही तो हो रहा है कि जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो फिर उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही कि वो फूड पांडा का राइडर नहीं आ सकता तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगवा सकती. तो मेरे शौहर ने मेरी क्या ख्वाहिश पूरी नहीं की, मुझे खाना ऑनलाइन. ये भी बहुत वजूहत. मैं ऑनलाइन अकेले खाना नहीं मंगा सकती हूँ. मैं ऑनलाइन अकेले बैठकर फोन नहीं कर सकती. अपनी अम्मा से 2-2 घंटे बात नहीं कर सकती. क्या बात करनी है भाई? क्या हो रहा है? तुम उस घर में पहले रहती थी, अब इस घर में रहती हो. जो काम उधर करती नहीं करती थी, अब वो काम करो. अब तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम अगर समझती हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो गई हो और काम कर सकती हो और एक बोझ उठा सकती हो शौहर का, आगे बच्चों का, तो शादी करो. उनको पढ़ा लिखा सकती हो, जरा मुंह बंद कर सकती हो. चटखारे मारना, अब हम भी अपने अम्मा अब्बा के ज़माने में बहुत मारते थे. जब बच्चे होते थे हमें भी चटखारेदार चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें, लेकिन कभी दाल चटनी रोटी, दाल चावल, दाल रोटी,
या सब्जी मामूली से बना लो, भिंडी बना लो, आलू और वो पालक बना लो, कुछ भी मजेदार तो बना चीजें लो। अब ऐसी हो गई है मिसेस खान, जैसे बच्चों के लिए नायाब, उनको बोलो पालक खा लो, उनका इतना बड़ा मुंह बन जाता है। हाँ, भिंडी खा लो। मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाता। तो ये अब तो बच्चों ने ऐसा बना दिया कि सब्जियां हो गई, दाल चावल तो एक गुर्बत का उन्होंने ना उस पर टैग लगा दिया कि गुर्बत का खाना है, कि दाल चावल तो नहीं खा रहे। गोश्त के अलावा लोगों को हजम नहीं हो रहा। देखो गोश्त कहाँ से खाएंगे, हम अब तो वही वक्त आ गया है कि आप बकराईद गोश्त खाएंगे। खा लो। हम लोग कहते थे ये देखो गरीब लोग आ गए, इनको गोश्त बांट दो, इनको ये अब तो छुपा दो है। हाँ, अब छुपा लो, क्योंकि ये तो ईद गोश्त खाएंगे। अब हमारा वक्त आ गया है कि हम ईद गोश्त खाते, कहते हैं हाय सस्ताई हो गई, अंडे इतने महंगे हो गए, दूध इतना महंगा हो गया है, पत्ती इतनी महंगी हो गई, घी इतना महंगा हो गया, ये बेसिक चीजें इतनी महंगी हो गई। ये सिर्फ नवाज शरीफ के घर और वहां पे होता होगा, जरदारी के घर सस्ती चीजें। हमें तो कोई सस्ती चीजें नहीं मिल रही। कोई या तो स्टॉल लगा के दिखाओ हमें, दालें सस्ती हो रही हैं, गोश्त हमें सस्ता दे दो, मुर्गी हमें सस्ती दे कोई दो, वक्त पे नहीं होता। रोजमर्रा की चीजें हमें खुदारा सस्ती दे दो, ताकि हम कहे तो सही कुछ सस्ता हो गया। क्या सस्ता हो गया? रोज बता देता है वो एक दाढ़ी वाला, वो मुंशी, कि हाँ अब चीजें सस्ती हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। उस जमाने में इतनी महंगी थी, इतना परसेंट महंगा था, अब इतना परसेंट सस्ता हो गया। क्या चीज सस्ती हो गई? लाकर तो दिखा दो हमें, बता दो, कोई हम भी वहां चीज से सस्ती नहीं है। जाकर खरीद महंगाई ले। इतनी है कि अभी रमजान की वजह से फ्रूटों की आफत आई हुई है, लोग वो खाने के लिए तरस रहे हैं। हैं तो कह रहे सस्ती हो गई चीजें। कहाँ पे हो गई? सब मेरा चलो तो वहीं दिल पे चलते चाहता है हैं। इनको शो पकड़ के के बाद मैं मारूं, जो टीवी पे बैठते हैं और से कहते हैं कि सस्ती हो गई। आए तो हमारे सामने। मैंने तो सस्ती नहीं बोला, नहीं, मुझे तो नहीं मारेंगी। नहीं, अब वो आए और हमें दिलवाए हाँ, कि ये ये सिर्फ ले। कहने की हद तक सस्ती हो गई है। जब तक आप जाएंगे तो आपके पेट्रोल ही इतना लग जाएगा, वो आपको बोलेंगे दुनिया के उस कोने से जाके सस्ती चीज खरीद लो। लेकिन उस कोने से भी नहीं अब सस्ती चीज मिलती। नहीं, वो जब तक आप कोने में जाएंगे आपका इतना फ्यूल लग जाएगा, आप कहेंगे मुझे घर के करीब से महंगी चीजें दिला दो, मैं वहां पर ज्यादा खुश हूँ। और लड़कियां, रमजान का महीना आता है तो लड़कियां आजकल ज्यादा फोकस, उनका पहले इफ्तार बनती थी फ्रूट चाट, पकोड़े, छोले। अब हमारा एक नया ट्रेंड हो गया कि भाई एक पेटिस बना लो, उसको फ्राई कर लो या फ्रोजन फूड मंगा लो। तो अब ये मुझे बताएं, जो लड़कियां घरों से तलाकें ले रही हैं या ससुरालों से बदजन हो रही हैं, उसमें माओ का कितना हद तक किरदार है और माओ को अपने आप को किस तरह अपनी बेटियों को सुधारना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। आप एक मैच मेकर हैं, आप रिश्ता कराती हैं, आप दो लोगों को मिलवाती हैं, तो जाहिर बात है जब आप देखती हैं दोनों फैमिलियां एक अच्छे लोग हैं और ये आपस में चल सकते हैं, लेकिन बाद में जाके उनकी अच्छाइयाँ बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं, तो आपके नजरिए में उसमें फिर कौन गलत होता है? माओ की इंटरफेरेंस गलत होती है या सासों का बिहेव गलत होता है कि वो आते ही बहुओं पे मुसल्लत होने लगती हैं कि भाई अब तो मेरा वक्त गया, सब कुछ तेरी जिम्मेदारी? ये भी तो गलत है ना। नहीं, देखिए सासें भी इतनी बेवकूफ नहीं है, मैं भी एक सास हूँ। अच्छा। मैं क्या कल आज शादी करके लाके कल बहू के ऊपर डाल दूंगी? मैं उनको पहले घर के तौर तरीके सिखाऊंगी, मैं कुछ बताऊंगी उनको, उनके दिमाग में कुछ डालूंगी कि बेटा ये यूं नहीं यूं करते हैं। वो भी तो बच्चियां अभी छोटी होती हैं, उनको भी इतना कुछ अभी नहीं पता होता, पढ़ती हुई आती हैं। हम भी पढ़ते हुए गए थे। हमारी सास ने तो हमें पकाना वकाना सब कुछ सिखाया और हमने बहुत शौक से सीखा। हमने उनके तौर तरीके सीखे। हमने वो उनका था कि देगची के ऊपर कभी चमचा नहीं रखना, देगची गंदी लगती है, खराब लगती है। वो हमेशा प्लेट रखनी थी और हमारे घर में ये नहीं रखा जाता था, या हम इतना किचन में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो हम देगची के ऊपर नहीं रखते थे, यहाँ करीब में प्लेट में रखा करते थे। और उनकी साफियाँ अलग अलग होती थी, कपड़े बर्तन उठाने की, ग्लास पहुँचने की, टेबल साफ करने की, हर जगह लटकी हुई होती थी कोने में। और हमने वो चीज़ें सीखी। हमें वो बुरा लगता था। वो हमारी सास ऐसी होती थी सख्त कि वो जब दाल और चावल वो खंगालती थी, धोती थी, तो एक दाना न दाल का गिरता था न चावल का। उसको हमने अडेप्ट किया, हमने सीखा और आगे हमने अपनी बच्ची को सिखाया। और उसने भी आजकल की बच्चियां यही नहीं सीखना वो चाहती। तो इतना इतना दाल गिरा देंगी, इतनी इतनी चावल गिरा देंगी। तुम्हें पता है कि इट कॉस्ट मनी और गुनाह है। ये बताओ कि ये गुनाह है। तुम तरीके से बैठ के पानी पियो, खड़े होकर फ्रिज खोले, बोतल को मुंह लगाया
اور گلاس کی بھی زحمت نہیں اب تو ہے. یہ کوئی طریقے اخلاق بتاؤ, تمیز بتاؤ, طریقے اچھا بتاؤ. یہ جب غلطیاں بیٹیاں کر کے آتی ہیں میکے تو مائیں ان سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے کہاں غلطی کی ہے, وہ الٹا یہ کہتی ہے ہاں میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا یہی ہے, آگے تم یہاں غلطی کے بیٹھ ہوتی جاؤ. وہ بولتی ہیں چلو یار وہاں پہ تو کام کرنا پڑا تھا, یہاں پہ تو میں دکھی ہوں سے موبائل, امی کہہ رہی ہیں اپنا دل آرام بہلانے کے کرنے لیے اس کو جاتی موبائل ہے. یوز کرنے دو, جی بھائی بالکل. یہ بہت تکلیف میں, اس کو موبائل یوز کرنے دو, اس کو برگر منگا دو آن لائن رات کو 4 بجے, اس کو پیزا کھلا دو کیونکہ یہ تکلیف میں. یہ کوئی میرے خیال 2-3% لوگ ہوں گے. ہم جیسی عورتیں تو دے دبا کے کھینچ کر تھپڑ ماریں گی, 4 بجے برگر منگا دو. پاگل ہو, آر یو کریزی, آر یو ان یور سینسز اور ناٹ؟ 4 بجے برگر منگا دو ہیں, اپنے لیے چیز خود ہی بنا لو, کچھ چیز فرائی کر لو, اندر پڑی ہوئی اگر فروزن چیزیں کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پڑا ہی ہوگا. سبھی کے ورنہ تو پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں, دہی بوندی بن رہی ہوتی ہے, دہی بڑے بن رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسی 1-2 چیزیں, سینڈوچز بن رہے ہوتے ہیں, باکس پیٹیز بنا کے رکھی ہوتی ہیں. ہم تو 10 دن پہلے سے رولز بنا کے رکھتے ہیں, سموسے بنا کر رکھتے ہیں, ان کو ڈبوں میں لیئرز بائی لیئرز بنا کے رکھتے ہیں. یہی تو افطاری کا, یہی تو رمضان کا مزہ ہے. ورنہ تو پورا سال رمضان بازار کا پورا, ہاں بازار کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو چھولے ابال کر رکھ رہے ہوتے ہیں, کالے یا سفید جو آپ کے گھر میں. تو یہی تو رمضان کی تیاری ہے, یہی تو رمضان کی خوبصورتی ہے. یہی تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا رمضان کی آمد ہے, رمضان کی آمد ہے. آپ چٹنیاں, ہری چٹنی بنا کر رکھیں, آپ املی کی چٹنی بنا کر رکھیں. یہ رمضان کی تیاریاں ہیں. یہ افطاری میں آپ کا ٹیبل اچھا لگے گا. کیا آپ فروزن چیزیں برگر وغیرہ منگا کر رکھیں گے؟ میں تو ایسے گھروں کو بس کیا کہوں, اگرچہ وہ اس طرح ویسے ہوتا نہیں ہے, 1 یا 2% میں اگر ہوتا ہوگا تو میں آئی ایم ویری اینگری ود دیم. تو میں تو یہ کہوں گی کہ پھر آپ عورت ہیں کہ کیا ہیں؟ بالکل. بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا, خیر مسز خان کا شاید ابھی ان لوگوں سے ابھی میل ملاپ اتنا نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ بیمار بھی تھی, مگر میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں بھی اتنے لوگ اس طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ شربت بن گیا, کھجور رکھ دی اور 2-4 چیزیں تل کے رکھ دی, جس ہماری افطار تیار ہو گئی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, مزید بات کریں گے مسز خان اور رمینہ کاشف کے ساتھ. ویلکم بیک. اور مسز خان کے ساتھ باتیں کرو, وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, اور ان کی باتوں میں ہمیشہ کوئی ایسا میسج ہوتا ہے جو اگر آپ سمجھیں تو یہ ہمیں یہی باتیں بتاتی ہیں کہ آپ ان وقتوں کو آپ واپس لے کر آئیں جو گزر چکے ہیں, جس سے آپ کے گھر کے دسترخوان میں بھی برکت ہوتی ہے, مل بانٹ کے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے, گھر کے بنائے ہوئے کھانوں میں برکت بھی ہے اور لذت بھی ہے. بالکل. ایک تو اب یہ پہلے سل پہ, میں ابھی تک بھی مسز خان میں خود جو ہے نا چٹنی سل پہ پیستی ہوں, مجھے مشین کی چٹنی اتنی پسند نہیں. میری طرح اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. کبابوں کا قیمہ آپ میں یہ سیم, میں بھی مسالہ جو ہے وہ خود سل پہ پیستی ہوں, مجھے مشین کا مسالہ پسند نہیں. وہ تو موٹا موٹا ہوتا ہے, گدرا گدرا, مجھے تو کسی اس میں محنت تھوڑی لگتی ہے, لیکن جو ذائقہ آتا ہے نا وہ. آپ تو خیر ماشاءاللہ کھانا بناتی ہیں, کوئی ایسی چٹپٹی سی ریسیپی بتائے جو افطار میں جھٹ پٹ بن جائے. جیسے اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے تو ہم کیا ایسا بنائیں ان کے لیے کہ جھٹ پٹ ہمارا کھانا کوئی تیار ہو جائے. جھٹ پٹ بنانے کے لیے تو یہ کہ ہم زیادہ تر چکن کی ریسیپیز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور چکن کی ریسیپیز میں کہتی ہوں بنانا بہت ایزی بھی ہوتا ہے اور بنتی بہت جھٹ پٹ ہے. تو اگر اچانک آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو آپ چکن کی سیخ کباب بہت ایزیلی بنا سکتی ہیں اور منٹوں میں بنا سکتی ہیں. اچھا, سارے گھر کے مسالے سے, چکن کے قیمے سے بنتے ہیں؟ چکن کے قیمے سے. اچھا, اگر موجود ہے آپ کے پاس چکن کا قیمہ تو آپ نے جھٹ پٹ اس میں مسالے میرینیٹ کیے, میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو, اب وہ تو چاپر میں ہم تو اس کو چاپ کرتے ہیں کیونکہ وہ سل پہ باریک اتنا نہیں پستا نا, اس کو چاپر میں چلایا, اور اس کو ہم بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم سیخ کباب بنا کر اس کو اسٹیم وہ کرنے کے لیے, اسموک دینے کے لیے ہم پہلے سے کوئلہ جلا کر نا اس قیمے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹیسٹ بالکل وہی آئے جو ہم کوئلے میں سیخ کباب بنا رہے ہیں. ڈائریکٹ پتیلی میں ہی آپ کو رکھنے ہیں یا پہلے فرائی کر کے رکھنے ہیں؟ نہیں, پہلے آپ قیمے میں اسموک دے لیں, کچے قیمے میں اسموک دے لیں پہلے, اس کے بعد آپ نے فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر اسموک دیں. آپ اچھا, ایک دفعہ پھر اسموک دیں, آپ کو یقین کریں آپ کو بالکل وہی ٹیسٹ آئے گا جو آپ نے کوئلے پہ بنایا ہوتا ہے. اچھا, اور اتنا جھٹ پٹ بنتا ہے کہ میں کہتی ہوں 20 منٹس میں آپ کا یہ تیار ہو جاتا ہے. ایک میں کل ایک شو دیکھ رہی تھی, اس کے کوئی بتاتا میں ٹماٹر کے پکوڑے بناتا ہوں, تو ٹماٹر کے پکوڑے ہوتے ہیں, میں نے کبھی سنے نہیں, پہلی بار سنا. پتہ کیا, لوگ اپنی اپنی ریسیپیز خود بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو سوچیں جب ٹماٹر میش ہوتا ہے تو وہ کتنا جوسی سا ہو جاتا ہے نا, وہ اس میں جائے گا آئل میں, تو اندر سے اس کا ٹیکسچر کیسا نکلے گا. ہاں بالکل, ٹیسٹ, اب وہ کہنے کو تو آپ ہر چیز بکھر جائے گا, بلکہ میں تو کہہ بچک جائے گا نا وہ ٹیسٹ, وہ چیز وہ نہیں رہے گی. ہر چیز کو ہر طریقے سے یوز نہیں کر سکتے. اب کہنے کو کہہ رہے ہیں ٹماٹر کے پکوڑے بن سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ وہ والی بات نہیں ہوگی جو پکوڑوں کا
ذائقہ ہوتا ہے جو آلو जैसे سے प्याज और बैंगन आलू से, के पकौड़ों का हाँ जायका जो होता उसका है वो नहीं प्याज, आएगा। आलू, पालक पालक, बैंगन। बैंगन के पकोड़े, यहाँ बैंगन तक के तो सुने थे मैंने, टमाटर के मैंने फर्स्ट टाइम सुने तो मुझे भी हैरत नहीं, ही बॉयल लगी। एग के भी बनते हैं, मैंने बॉयल एग के भी बनाए। वो तो मरी में आप जैसे Boil चढ़ो egg। आपको बॉयल एग और के पतली पतली आप स्लाइस करें वो उसकी मुर्गी की, और उसको उसके भी पकौड़े बहुत हाँ मजे जी। के बनते हैं। ऐसी चीज जो तेल में जाने के बाद अंदर मेल्ट नहीं होती, तो उसके आप पकौड़े इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिसेस खान, जैसे अभी ईद गुजरेगी तो शादियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, लोगों के घर में शादियों की रौनक शुरू हो जाती है। बकरा ईद से पहले पहले शादियां होती हैं, फिर बकरा ईद के फौरन बाद मुहर्रम से पहले पहले शादियां हो जाती हैं कि जल्दी। तो अभी ऐसा, अब ये ट्रेंड एक खत्म हो गया, जैसे स्टील के बर्तन पहले शादियों में देते थे, अब वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। प्लास्टिक के भी देते थे, स्टील के भी और कांच के भी। तो ये सही है, इसका ट्रेंड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्यों? अगर आपका दिल चाहे तो भाई देखिए वो वेस्ट ही जाते हैं, क्योंकि घरों में स्टील तो अब इतना यूज नहीं होता। प्लास्टिक के आमतौर से प्लेट्स वगैरह होती हैं, और अगर आप दे देंगे तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे डिनर सेट। वैसे दे देना चाहिए ताकि आम यूज के लिए आपका जो अपना डिनर सेट कांच का है ना वो टूटे ना। चूंकि कल मेरी एक प्लेट टूटी, जो मुझे तकलीफ हुई वो मैं जानती लो हूँ। भाई। तो आप प्लास्टिक का जरूर दें, और आम यूज के लिए प्लास्टिक का यूज करें। सही। और वो डिनर सेट तब यूज करें जब आपके घर खास मेहमान आते हैं। तो ये डिनर सेट देना ये काम की चीज है। आपने डिनर सेट दे दिया, लेकिन फजूलियात मत दे। ये तो एक बर्तन है, बर्तन तो यूज होता है, तो बर्तन दे दिए तो आई डोंट माइंड। लेकिन फजूल में आप एसी दे रहे हैं, आप माइक्रोवेव दे रहे हैं, आप ये दे रहे हैं कि घर में ऑलरेडी फ्रिज है, सब कुछ मौजूद होता ये है सब घर में। कुछ नहीं, लेकिन होता है। ये तो अब लोगों का बन गया है कि अगर बेटी जहेज में फ्रिज नहीं लेकर आई तो भी बुरी बन जाती है, एसी लेकर नहीं आई। पहले होता था कि भाई वॉशिंग मशीन दे दो और टीवी दे दो और बेडरूम सेट दे दो, जहेज कंप्लीट हो गया। अब तो जहेज की ही डिमांड बढ़ती जा रही है कि लड़की का बेडरूम सेट आया तो वो सेट करवा के कमरे में दे दो, पंखा दे दो, एलईडी नहीं आई, एसी नहीं आया। ये तो अब लोगों ने बढ़ा दिया नहीं, बहुत ये सब ज्यादा। चीजें बढ़ रही है, और ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं कर इनको, सकते मिसेस खान। बल्कि लड़के कोई बेडरूम सेट कर लेना और चाहिए। उसके बाद फिर ये लड़कियों को जो ये छोटे छोटे मसले मसाइल के बाद वो अपने माँ बाप के पास वापस आके बैठ जाती हैं। तो और ये बहुत आसान होता है कि मेरा जहेज उठा लो, लेकिन जहेज के अलावा जो इतने खर्चे हुए होते माँ बाप के इस महंगाई के दौर में, वो तो वापस नहीं आते। अच्छा, अब आप यकीन करें कि ये एक बात मुझे पता चली है कि जो जेवर है वो हड़प कर लेते हैं, वो ले जाते हैं लड़के वाले, चूंकि वो लिखा नहीं जाता, सिर्फ बेडरूम की चीजें, या थर्मस फ्लास्क था, या तकिए थे, या लेकिन चादरें मिसेस थी, खान, ये आजकल की वापस लड़कियां होती हैं। अगर लड़की का अपना दिमाग होता है ना घर छोड़ने का, तो मैंने अभी मेरे सामने से बहुत सारे ऐसे केस गुजरे कि वो शादी का बहाना करके अपना जेवर पहले लेकर आ चुकी होती है। लड़कियां अपने ससुराल वालों से ज्यादा होशियार हो चुकी हैं अब। ये तो बहुत हो रहा है, ये तो किसी बहुत बहुत हो रहा ज्यादा है। है। वो जेवर तो रो उनके रहे- पास होता ही नहीं है, वो कहती है मैके में रखा हुआ है। हाँ, ये तो अक्सर लड़कियों का अच्छा, सुनने में आता है कि ये भी लड़कियों जेवर नहीं जो है नहीं वो- नहीं, वो गलत बात है। मैं कि अगर आपने रहना है, बसना है, तो आप मैके में क्यों रखेंगे? क्यों रख हम रही तो हो? नहीं रखते थे। क्यों रख ये रही हूँ बहुत मैं कि किसी हमारे हमारे तो पास सास के आते थे। लॉकर में हमारा जेवर होता था, हमारे दिल में चोरी नहीं होता था। हमने तो अपना घर छोड़ना नहीं था, हमने तो अच्छा बुरा वक्त उसी घर में ही, क्योंकि हमारे 2 बच्चे थे, हम अपने बच्चे ले जाते अपनी माँ के घर, तो हमारी भावजे क्या ट्रीट करती, बचा हुआ खाना देती ना, फ्रिज को खोलने नहीं देती, बच्चों से खेलने नहीं देती, उनको C क्लास बच्चे बनाती, उनको उन स्कूलों में ना दाखिला मिलता जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे होते, भाई के बच्चे या बावच के बच्चे, क्योंकि वो इतने महंगे स्कूल में, उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिया जाता। आप देखें कि कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप माँ के घर बैठ जाएंगी, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी चलती नहीं है, वो कहेंगे, अच्छा, बच्चे कहेंगे कि अम्मा हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ये अच्छा अब हम मिसेस बहन खान, को भी देखें। ये यही है होता है, कि यही आप बिल्कुल अपने ना माँ जाए बाप माँ से बाप के घर में, नहीं जाए। और अच्छा, माँ बाप के घर में जलील हो जाती हैं, माँ बाप के घर में हर तरह का रवैया भी बर्दाश्त कर लेती हैं, हाँ। भाभीियों की बदतमीजें भी बर्दाश्त कर लेती हैं, बच्चों को डिग्रेड भी करवा लेती हैं, वहां रहने के लिए राजी होती हैं। कल हमारे पास जो शो हुआ था तो उसमें एक लड़की आई थी, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो लड़की बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं इनको छोड़ा, मतलब आपने क्यों साथ रह गई? तो उसकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी, उसने कहा कि सारिका जी मेरे बच्चे 6 थे, मैं कहाँ जाती, मेरे माँ बाप को मुझसे प्यार था, बच्चों से नहीं था। फिर वो मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होती या मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा होता तो मैंने उन बच्चों के खातिर उस सौतन को एक्सेप्ट करा और मैंने कहा ये मेरे साथ एक ही घर में रहेगी।
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ Sacrifice کیا اس سیکریفائس نے. جس کو کہتے ہیں سیکریفائس. ہاں تاکہ اس کے بچے کا ان کا گھر تو وہی ہے نا بچوں کا, وہ آرام سے رہ سکتے ہیں, اچھل سکتے ہیں, کود سکتے ہیں, ادھر اپنے گھر میں فریج استعمال کر سکتے ہیں, جو کچھ اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ماموں سے اور ناناؤں سے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو پھر وہ اپنے گھر میں رہے, تھوڑا سا ماں برداشت کر لے. وہی بچے اس کو اتنی عیش کروائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی. اس کا اتنا اچھا فیوچر ہوگا. اس کے اگر 6 بچے 6 کے 6 تھوڑا تھوڑا کمائیں گے, وہ تو رانی بن کے بیٹھ گئی. صحیح بات ہے. سمجھتے اگر ہیں یہ بچوں پر بھی مسز خان بچوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو سمجھیں. آج کل کے بچے بھی سیلفش ہو گئے, وہ نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے بہت تکلیفیں سہی ہے. اتنا نہیں ابھی معاشرہ خراب ہوا کہ وہ اپنی ماں کے اوپر کچھ انویسٹ نہ کرے یا 4 پیسے نہ دے. 4 پیسے بھی دیں گے تو اس کے پاس جھولی بھر جائے گی. ابھی آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس ایک کیس گیا ہے. وہ خاتون دال چاول بیچتی ہیں اور وہ یہی بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان سے الگ ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. تو وہ ماں رو رہی تھی. تو آج کل جو ماں اپنی پوری زندگی گزار رہی ہے, دال چاول بیچ کے بچے پال رہی ہے, 2 ایب نارمل بہن بھائیوں کو پال رہی ہے, اور بیٹا آج کھڑا ہو کے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو جائے, تو پھر بتائے ماں کا. اچھا یہاں پہ یہ میں فالٹ کہوں گی کہ تھوڑی سی فالٹ ماں کی بھی ہے. اس نے زیادہ اٹینشن نہیں دی ہوگی, ان 2 بچوں پہ دی ہوگی. اور اس سے گھٹیا عورت جو ہوگی نا, اس کی بیوی ہوگی جو کہ اپنی ساس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, جو کہ اس گھر میں رہنا نہیں. تم آئی کس لیے ہو اس گھر میں؟ آئی اس لیے ہو کہ تم ادھر شادی کر کے رہو گی, تم ان کا دکھ سکھ بانٹو گی, تم ان کو اس کے بیٹے کو لے کر. آج کل لوگ بیٹیاں کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے بیٹیاں چاہتے ہیں کہ وہ اگلا لڑکا لائیں گی اور وہ دوسرا لڑکا ماں باپ کی خدمت کرے گا, اور اپنا بیٹا جو ہوگا اس کی بیوی آئے گی, وہ لے کر چلی جائے گی. صحیح بات ہے. میں تو کہتی ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھر بیٹیاں ہیں. بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. بیٹیاں جو ہیں اپنے شوہروں کو بلاتی ہیں اور ان سے بھی خدمت کروا دیتی ہیں. اپنا بیٹا تو کمانے لگ جائے گا, جب وہ پکا فروٹ بن جائے گا, پکا پھل بن جائے گا, تو وہ کسی اور کی جھولی میں جا کے گر جائے گا. لیکن خوش قسمت ہے ابھی بھی ماں باپ ہم جیسے, جن کے بچے ان کو پوچھتے ہیں. جن کے بچے فون کر کے پوچھتے ہیں, امی آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی لی کہ نہیں, امی میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں, ابھی آپ کے پیر میں چوٹ لگی تھی, ابھی آپ ذرا پھر تھوڑا سا ہلکا چل رہی ہیں, تو ہاؤ آر یو فیلنگ, آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں, آپ کچن میں تو نہیں کھڑی ہوئی. اور جب وہ آتا ہے, اگر مجھے دیکھتا ہے کہ میں کچن میں, ہی شاؤٹس لاؤڈلی ایٹ می اور کہتا ہے آپ کے پاس میڈ ہے, آپ کے پاس سب کچھ, آپ کچن میں گئی کیوں؟ دیکھو ایک کھانا ہوتا ہے پکانا, آپ کی قربانیاں ہیں جو ایک کھانا ہوتا ہے پکانا, ایک کھانا ہوتا ہے ہمارے یہاں طریقے سے بھوننا. جب تک وہ میں خود نہیں کروں گی نا, مجھے چین نہیں آئے گا. میں چپ چاپ جا کے کھانے کو ضرور دیکھتی ہوں. چپ چاپ, میرے بچے نہیں ہوتے, میں کچن میں جا کے چپ چاپ دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے بن رہا ہے, اس نے کیسے بنایا ہے, اس نے کتنا بھونا ہے, اس نے کتنا کیا کچھ ڈالا ہے. وہ میں ضرور, کیونکہ ہماری نظر ایک نظر پڑنی چاہیے جیسے آپ ہوں گے. ہو جاتی ہیں. جب تک کہ ہم اپنا کھانا خود بھونیں گے نہیں, خود اس کے اندر سبزی ڈال کر دم نہیں دیں گے, مجھے چین نہیں آتا. صحیح بات ہے. میں خود, چونکہ میں کرتی آئی ہوں یہ سب کچھ, اور ہماری ساس نے ہمیں سکھایا. بچے بھی ایسی, کیونکہ دیکھیں ہم نے ان کی کیئر جس طریقے سے کی نا, اور جس طرح انہوں نے دیکھا ماں کو محنت کرتے ہوئے کہ ساری زندگی ہم نے ان کے لیے اسٹرگل کی, تو وہ بچے پھر ماں باپ کا کرتے ہیں. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات سنتی ہیں, ہمارے آگے بولتی نہیں ہیں. اسپیشلی میں بول تو لیتی ہیں, اونچے سے ڈانٹ دیتی ہیں, کیوں آپ کیوں ادھر گئی ہوئی ہیں, نہیں, وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے. آپ کی کیئر میں آپ کو ڈانٹ رہی ہیں, یا آپ کی کیئر میں آپ سے ناراض ہو رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج بھی اگر آپ کی آواز اونچی ہو تو بچے, میں آپ کو بتاؤں, ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے, اور پہلے میں بریک پہ جاتی ہوں, پھر آگے بتاؤں گی, آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت پہ, اور مسز خان نے یہی بتایا کہ ان کے بچے اگر ان سے ناراض ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو وہ اسے ان کی کیئر میں کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی طبیعت کا خیال نہیں رکھا اور آپ کچن میں کیسے چلی گئیں.
इसी तरीके से सबीना काशिफ का भी यही कहना है कि इनके बच्चे भी इनसे इस बात पे नाराज होते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही बात बोलूंगी कि मैं भी इस मामले में इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे बेटा बेटी तो मेरी केयर करते ही करते, मेरा भांजा है अयान और मेरा भतीजा है उमर, वो माशाल्लाह उनसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। आप हम एक जगह पे गए, चप्पलें ले रहे थे, तो मैंने चप्पल जब पहनी तो जैसे ही उतारने लगी तो फटाफट अयान आया, मेरे पाँव से उसने चप्पल निकाली। मैंने एक दफा महसूस करा, फिर दोबारा जब मैंने दूसरी चप्पल चेक करी, उसने दूसरी चप्पल मेरे पाँव से निकाली। तो मुझे आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे कि अल्लाह ताला इन बच्चों को बहुत तरक्की दे, दुनिया जहान की नेमतें, इतनी मेरे दिल से उस वक्त दुआ निकली उसके लिए। और मैं अगर एक आवाज लगा दूं, मैं आपको सच बताऊं, अल्लाह पाक बच्चों को उम्र दराज करे कि उनका यहाँ पे ना सांस रुक जाता है, वो दूसरी मेरे आगे ना बात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अगर देख लूं, कल की शूट पे हम आ रहे थे तो मेरा भतीजा सोता रह गया, उसकी हिम्मत नहीं थी, मैंने उसको ऊपर आवाज दी, दूसरे से भांजे से कहा इसको ऊपर बुलाओ, तो आते हुए कह रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो मजाक उड़ा रहा है, अब आपने इसको डांटना है। मेरा सिर्फ उसको मैसेज का जवाब ना देना ना आधी से ज्यादा उसकी जान निकाल देता है। अच्छा, अब मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं। देखिए, जो आप करते हैं ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को एक एक चीज काट के बना के प्यार से, जो हमारा जो प्यार था ना, इनपुट था ना, हमारा प्यार हमारे खानों में था, हमारा प्यार जब हम उनके कपड़े इस्त्री करते थे, यूनिफॉर्म्स इस्त्री करते थे, उसमें था हमारा प्यार। उनके जब जूते पॉलिश करते थे उसमें था हमारा प्यार। जो हम उनके यूनिफॉर्म्स धोकर अच्छी तरह डालते थे और अच्छी तरह चमकते थे, तो उन टीचर्स भी कहते थे हाँ नाउ यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग द बेस्ट, योर शूज आर क्लीन, योर यूनिफॉर्म इज क्लीन, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा ख्याल रखती हैं। उनके दिलों में और दिमागों में ये चीज थी कि ये चीजें जब प्यार से आप करते हैं तो वो प्यार उनके अंदर जाता है। प्यार उनसे प्यार से खाना खिलाते हैं, खाना पकाते हैं, वो प्यार भी उसमें जाता है। हर चीज का प्यार उनमें जा रहा होता है। पानी और शरबत भी पिला रहे होते हैं, इतने प्यार से घोलकर और बच्चे के सामने रखते हैं, तो ये प्यार जा रहा होता है। अब क्या होता है कि आप पांडा से और इधर से और उधर से, अब जब माँ का प्यार ही नहीं अंदर जाएगा, वो पांडा का खाएंगे और अपने कमरे में बैठकर खाएंगे और यूं प्लेट फेंक देंगे, तो क्या होगा? बिल्कुल सही। तो वो प्यार ही जब अंदर नहीं गया माँ के, तो वो प्यार बाहर नहीं आता। तो ये जो चीजें वो देखते हैं, ये प्यार जाता है तो ये प्यार निकलता भी बाहर है। ये समझे। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों का जो इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं ऑन एयर भी कहती हूँ कि मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। ज़ाहिर है ताकतवर तो अब हमसे ज्यादा हो चुके, इतने बदतमीज है कि अगर उन्हें मारने लगो तो कहते हैं नहीं करे अम्मा आपको लग जाएगी। मतलब तो मैं कहती हूँ तुम चप्पल से पिटोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मतलब इतनी बदतमीज है, कहते हैं आपको लग जाएगी। पूरे घर में अगर हम उनको डांटे तो पूरे उमर की अपने भाई से थोड़ी अनबन हो गई तो जख्मी आया, तो मैंने कहा तुम्हें चोट कैसे लगी? कह रहा है वो दानिश भैया से फटा हो गया। मैंने कहा तुम्हारी अम्मा ने कूटा नहीं? तो कह रहा है उनके चोट लग जाती वो मुझे कैसे मारती। अबे भाई मैंने बोला चप्पल से क्यों नहीं मारा, तुझे बेल्ट से कूटना चाहिए था। अब आप देखिए इनकी मोहब्बत है। हाँ, अब रात के वक्त सोते वक्त मेरी बेटी क्या करती है, मेरे पैरों में मालिश करती है। अच्छा। और आप यकीन करें उसकी इतने प्यारे हाथ मुझे जब टच कर रहे होते हैं, मालिश कर रहे होते हैं, और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही होती हैं, या अल्लाह इतनी अच्छी औलाद को तू इतना दे कि ये लोग। देखिए बहुएं भी करती है, बहुएं अच्छी बहुएं भी करती है। मेरी होने वाली बहू, आप यकीन करें वो अभी बहू हुई नहीं है, अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, लेकिन वो मेरी इतनी खिदमत करती है कि मैं कहती हूँ या अल्लाह सबको ऐसी बहुएं देना। क्या नाम है आपकी बहू का होने वाली? अलीशा। अलीशा, अगर आप शो देखें तो अपनी सास का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इनसे मोहब्बत कीजिएगा। भी बहुत प्यारी है। और मिसेस खान की इरम को भी सलाम, और वो भी उनका ऐसे ही ख्याल रखें जैसे रखती है, बल्कि इससे भी ज्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरी बहू का नाम अनमता है भाई, वो तो है ही बावली। आपके अंदर सुपरविजन में वो आप जैसी हो जाएगी। वो तो मस्त है, वो मेरे तो सब कहते हैं कि सैरिश की दामाद और बहू की तो खैर है, वो तो बड़े मस्त होकर जिएंगे। मैं तो हर बात को बोलती हूँ ठीक है जो हो गया। हाँ, जो करना है करो। अभी मैं पूरे शो में उल्टा दुपट्टा ओढ़ के बैठी हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियां चलती रहती है, पता भी नहीं चल रहा। इन सब बातों में जो तरबियत आई ना, देखिए अच्छा हर चीज औलाद को अच्छा होने में जो था वो
वालिदैन का किरदार है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो अब नई लड़कियां जो शादीशुदा होने वाली हैं, क्योंकि ससुराल जा मैंने रही हैं, अपने ससुराल में बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई और मैंने हमेशा सबके आगे सर झुकाया, मैं लड़ी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे औलाद भी वैसी अच्छी मिली जो आज मेरा और एहतराम करती भांजे है। भतीजे इतने बच्चे और मिले। इतने, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे यही तो कह रही बच्चों हूँ। से ज्यादा प्यार मुझसे मेरे भांजे अयान और उमर मुझसे करते हैं। देखें ये और इतना कितनी बड़ी बहुत प्यारा गिव एंड मुझे टेक, अल्लाह ताला ने दामाद गिव दिया। एंड टेक है, आपने किया तो आपको उसका सिला बहुत अच्छा मिला। और अल्लाह ताला रिवॉर्ड का मिला है, बहुत रिवॉर्ड बहुत मिलता है इस दुनिया बिल्कुल में। आप मिलता है। यकीन, सब्र करो, सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा अल्लाह ताला से, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। ये 2 दिन में लड़कियां जो भाग जाती है ना सामान लेकर, ये बहुत गलती माँ भी करती है जो बिठा लेती है, और बच्ची भी करती है जो भाग जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आप हमारे शो में आई, इसकी रौनकें बढ़ाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके। और आप आते रहिएगा मेरे शो में। ये आपका शो है, मेरा शो नहीं है। अभी 30 दिन रमजान के 28 दिन है, ये सारे शो में आपको आना है। और थैंक यू सो मच समीना काशिफ, आप दोबारा हमारे शो में आई, आपने हमें इज्जत बख्शी। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सार्फिन का जो हमारा शो देखते हैं और हमें इज्जत देते हैं, हमें सराहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। कोई अल्फाज अगर ऐसा निकल जाए जो गलत हो, क्योंकि मुझसे ना बहुत ज़्यादा अल्फाज गलत निकल जाते हैं। मैं बोलना कुछ जा रही होती हूँ और बोल कुछ जाती हूँ, और कभी कभी तो मैं बातों को फंबल कर देती हूँ। तो बाद में मैं ना फिर खुश शो देख के बहुत हंसती हुई है। मैंने जैसे एक शो में मैंने कह दिया, वो उन्होंने नात पढ़ी, वो तिलावत पढ़ी, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। बाद में पता लगा वो नात नहीं, मैं तिलावत ही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छी की है। तो गलतियां हो जाती है मुझसे, क्योंकि अभी मैं नई स्टार बनना चाहती हूँ, मैं उभरना चाहती हूँ, मैं उभरता हुआ सितारा हूँ। तो और मिसेस खान जानती है मैंने बहुत मेहनत की है इधर तक आने में, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी टीम का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ऑन एयर आऊँ और अपने आप को साबित करके दिखा सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे शो में जो लोग आए थे, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो हमसे राब्ता करें, हमें फ़ोन करें, फ़ोन करके हमारी अच्छाइयाँ भी बताएं, हमारी गलतियाँ भी बताएं, और हमें कोई टॉपिक भी दें, कोई कंटेंट दें जिस पे हम शो करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छी सी इफ्तारी बनाएं। अल्लाह हाफिज़।